हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सचिन तिवारी, योर केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, सॉलिड स्टेट, इसमें जो प्रीवियस वीडियो था हमारा, हम डिफेक्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। डिफेक्ट्स में स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट की पूरी कंडीशंस और पूरी उसका जो कैलिब्रेशन है अपन ने इसका डीप स्टडी किया। अब हम नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट के कंडीशन में आ गए थे और उसमें पहला था मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हमने पहली कंडीशन पढ़ी थी बाय रिमूवल ऑफ एनायन, कि किसी एनायन को अगर क्रिस्टल से बाहर कर रहा है तो अपने आप उसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। और उसको आप देखने के लिए प्रीवियस वीडियो वॉच करिए, जिसका लिंक मैं आई बटन पे आपको दे दूंगा। उसको देख के आप इस वीडियो को पूरा ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो ओके बच्चे, अब इसमें क्या होता है कि जो पहला केस था मेटल एक्सेस डिफेक्ट का, वो तो हमने फुलफिल किया और उसको डिस्क्राइब किया, जिसमें एप सेंटर, कलर सेंटर, बहुत अच्छी लॉजिक थी और बहुत अच्छे क्वेश्चन उससे बनते हैं। यू शुड हैव टू वॉच इट। ओके, इसकी सेकंड कंडीशन, अब आप खुद सोचिए कि अगर मैं क्रिस्टल में मेटल एक्सेस कराना चाहता हूँ और उसका पहला तरीका था कि मैं क्रिस्टल से नेगेटिव चार्ज निकाल लूँ तो अपने आप पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो मेटल एक्सेस हो गया। दूसरा तरीका है कि उसमें कहीं से बाहर से कैटायन को अपन इंटर करा दें। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट का दूसरी कंडीशन हम ले रहे हैं क्या, बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैटायन। बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैटायन यानी हम क्रिस्टल यूनिट सेल में कहीं से कैटायन को स्टेबल करा देंगे और उसके बाद एक नया फिनोमिनल ऑब्जर्वेशन होगा जिसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहेंगे। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट की सेकंड कंडीशन, इसमें होता क्या है उसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट मान लो ये जिंक ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल। इस जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में हुआ क्या कि जब लाइट का इफेक्ट आया या हीटिंग इफेक्ट आया तो जिंक ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल क्रिस्टल से बाहर हो गया, लेट, और उसका आयोनाइजेशन हो गया। जब आयोनाइजेशन हो गया तो Zn2 प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से ब्रेक हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब हुआ क्या कि ये जो Zn2 प्लस आयन क्रिस्टल के यहाँ बाहर है, वो किसी कंडीशन में इसी क्रिस्टल के अंदर इंटर कर गया। तो जब ये इंटर कर गया तो क्रिस्टल के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो हमने ये तो तय कर लिया कि ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। अब हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि चाहे स्टैइकोमेट्रिक हो चाहे नॉन स्टैइकोमेट्रिक हो, द क्रिस्टल शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उसका कैटायन और एनायन या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में बराबर होने चाहिए। तो सिमिलर कंडीशन पे इस Zn2 प्लस के कारण दो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा और मेटल एक्सेस हो गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी इसी क्रिस्टल में इंटर कर जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इंटर करेगा तब अपने आप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। बस यही आपको, अगर आपने समझ लिया तो इसी को आपको अब डायग्रामेटिकली समझाना है शब्दों में। कि कोई आपसे कहे कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैटायन कैसे होता है, तो आप बोलोगे इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट एनी कैटायन present in the external source enter in the unit cell, due to which the concentration of cation increases in the unit cell, which causes the metal excess defect. And in the crystal, to maintain the neutrality, the free electron present in external source also enter in the same unit cell. But these electrons are not considered as F center or color center. ये आपको ध्यान रखना है कि अपन ने जो NaCl में पढ़ा वो बाय रिमूवल ऑफ कैटायन, वो कलर सेंटर और एफ सेंटर का एग्जांपल था, बट इट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ कलर सेंटर और एफ सेंटर। क्लियर बच्चे? जब आप ये सीख गए तो बस इसी शब्द को आपको सेंटेंसेस में लिखने हैं। बोले इससे हुआ क्या? बोले यार इससे हुआ ये कि अगर जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल का फार्मूला ये था, अब उसमें x Zn2 प्लस आ गए हैं, तो ये Zn2 प्लस 1 प्लस x O2 माइनस फार्मूला हो गया है। यानी अब यहाँ पर नॉन स्टैइकोमेट्रिक कंडीशन आ गई है, यानी जिंक का नंबर रिलेटिवली ऑक्सीजन आयन के नंबर से ज्यादा हो गया। ओवरऑल इस
का कंसिक्वेंसेस क्या होगा। अब आप सोचो, तो पहली बात, क्या डेंसिटी में कोई चेंज आएगा? बोले यार डेंसिटी में चेंज ये आएगा, क्योंकि मास तो घट रहा है, ऑक्सीजन पूरा का पूरा गैसियस फॉर्म पे रिलीज हो रहा है, यानी डेंसिटी तो डिक्रीज होगी। क्लियर? क्या न्यूट्रलिटी में कोई फर्क पड़ रहा है बच्चे? बोले यार जितना कैटायन आ रहा है उतना ही है ना, नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है, उतने ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी क्रिस्टल रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थ्रू आउट। इंपॉर्टेंट बात, कल हम लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि यार जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होते हैं वो एन टाइप सेमीकंडक्टर कैटेगरी में क्लासिफाइड किए जाते हैं। अब ये ऐसा क्यों है? तो बोले यार ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो, नेगेटिव चार्ज का फ्लो होता है, इसके कारण से हम इसको एन टाइप कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं, जो कि हम आगे सेमीकंडक्टर को डिटेल करेंगे। इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक फ्लो हो रहा है, यानी दिस इफेक्ट इज आल्सो क्लासिफाइड एज द टाइप ऑफ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर क्राइटेरिया, यानी ये डिफेक्ट भी जो कंडक्टिंग नेचर के बिहेवियर में एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा। यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट के दोनों कंडीशन बाय रिमूवल ऑफ एनायन या एफ सेंटर कलर सेंटर एज वेल एज बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैटायन, बोथ द केसेस आर कंसीडर्ड एज द क्राइटेरियल कंडीशन ऑफ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। क्लियर बच्चे? बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें भी जिंक ऑक्साइड पे कलर चेंज आता है, लाइट येलो कलर आता है, हीटिंग इफेक्ट के कारण आता है, लेकिन ये एफ सेंटर या कलर सेंटर का एग्जाम्पल नहीं है। ओके, क्लियर रहेगी बात? चलिए, अब आप मेटल एक्सेस डिफेक्ट में परफेक्ट हो गए हो। अब हम सेकंड नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट की बात करते हैं। नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट में पहली कंडीशन अगर मेटल एक्सेस है तो स्वाभाविक है दूसरी कंडीशन मेटल की डिफिशियंसी होगी। तो सेकंड क्राइटेरिया होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब ये कैसे होगा? बोले मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब आप खुद सोचो, अगर आपने मेटल एक्सेस डिफेक्ट सीख लिया है तो क्या डिफिशियंसी डिफेक्ट को आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते? दिमाग लगाइए, आपने मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या दिमाग लगाया था? बोले इसमें आप मेटल यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ाए तो डिफिशियंसी में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज घटेगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने के दो तरीके थे, हम क्रिस्टल से नेगेटिव को भगा दें, रिमूव आउट कर दें, तो पॉजिटिव अपने आप बढ़ गया था। यहाँ क्या कर दोगे आप? क्रिस्टल से पॉजिटिव को भगा दो, तो पॉजिटिव को जब भगा दोगे आप, यानी क्रिस्टल से वो लीव आउट होगा, मूव आउट होगा, तो अपने आप पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। वहां दूसरा तरीका था बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैटायन। आप बाहर का कैटायन यूनिट सेल पे अरेंज कर रहे थे तो मेटल एक्सेस हो रहा था। यहाँ पे आप बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनायन कर दोगे, एनायन बाहर से आएगा और यूनिट सेल पे अरेंज हो जाएगा। यानी अगर आपको वो क्लियर है तो इसमें आपको मेहनत नहीं करनी है। क्लियर बच्चे? कैसे? तो इसमें दो क्लास होंगी। पहला बाय रिमूवल ऑफ कैटायन। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो आपको कंफ्यूज करें, लेकिन थोड़ा सा आपको डिबेट पावर आनी चाहिए कि इस डिफेक्ट में ऐसा क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका पहला केस है बाय रिमूवल ऑफ कैटायन। मान लीजिए कोई एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में A प्लस बी माइनस A प्लस बी माइनस ऐसे क्रिस्टल का अरेंजमेंट है। किसी एक कंडीशन में, थर्मोडायनेमिक कंडीशन में, क्रिस्टल का कोई एक कैटायन अपनी साइड को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर मूव आउट हो जाता है। ये तो हुआ, इससे क्या हुआ? बोले यार क्रिस्टल से बाहर कैटायन भाग गया, इसका मतलब है मास कम हो गया, इसका मतलब है डेंसिटी घटती है। डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। क्लियर? न्यूट्रलिटी। बोले यार इसमें हो क्या रहा है कि कैटायन जो है वो भाग गया एक। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब कैटायन भाग गया, मूव आउट हो गया, तो क्रिस्टल में मेटल डिफिशियंसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज की कमी आ गई। तो होता क्या है, उसी क्रिस्टल का कोई दूसरा कैटायन
अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को निकाल के अपने चार्ज को बढ़ा लेता है। Any other cation present in the same unit cell release their valency electron to increase their positive charge. Therefore, एक पॉजिटिव निकला, एक पॉजिटिव बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, और जितना पॉजिटिव निकला उतना ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन थ्रू आउट, बट डेंसिटी डिक्रीजेस। अब इस तरह के सॉलिड का अगर कंडक्टिंग नेचर देखें तो कंडक्टिंग नेचर क्या हो रहा है, ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। दैट इज व्हाई दिस केस इज कंसीडर्ड एज पी टाइप सेमी कंडक्टर, यानी ऐसे सॉलिड पी टाइप सेमी कंडक्टर, पी फॉर पॉजिटिव टाइप, यानी कैटायन इसका फ्लो करने के कारण करंट फ्लो होगी, इसलिए इसको पी टाइप सेमी कंडक्टर में क्लासिफाई कर देंगे। क्लियर? अब आप इसको ध्यान से एक बार सुनिए। इन द केस ऑफ मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, द फर्स्ट कंडीशन इज द बायरिन्यूअल ऑफ कैटायन। इन दिस कंडीशन ऑफ डिफेक्ट, any ionic solid crystal, from any ionic solid crystal, any cation leave their site and move away from the unit cell, due to which the density of the unit cell decreases, but at the same moment any other cation present in the same unit cell also release their valency electrons to increase their positive charge. As a result, the crystal remain electrically neutral, but since in the crystal the flow of cation take place, therefore in presence of electric field, it show the conducting behavior due to flow of positive particle. That is why this type of defect or solid is classified under the एग्जाम्पल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर बच्चे? अब आप अगर ये क्लियर रखते हो तो आपको आगे की बातें बहुत सरल लगेंगी। अब इसमें एक डिबेट कि बच्चे ये बताओ कि दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट ये कहाँ होगा। बोले यार ये क्या मैं बोलूं पीरियोडिक टेबल में, जैसे सोडियम है, तो अगर मैं इसको बोलूं सोडियम, तो क्या सोडियम का Na+ आप Na2+ में बदल सकते हो? बोले इम्पॉसिबल है, वो तो फिक्स बैलेंस है। क्या Mg2+ Ca2+ को 3+ में बदल सकते हो? बोले ना। किसको बदल सकते हो? ऐसे पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट हैं जो वेरिएबल बैलेंसी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल चार्ज दिखाते हैं? बोले यार ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। बस तो पीरियोडिक टेबल के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि दीज रिलीज देयर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वन बाय वन टू इंक्रीज द वेरिएबल रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज द चार्ज। दैट इज व्हाई दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड इन द एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक ओनली। यानी इसका जनरल एग्जांपल आप डी ब्लॉक के एलिमेंट लोगे, और बाकी लॉजिक क्या है वो यही है कि इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट आफ्टर रिलीज ऑफ एनी कैटायन फ्रॉम द क्रिस्टल यूनिट सेल, द एनी अदर कैटायन प्रेजेंट इन द सेम यूनिट सेल रिलीज देयर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन टू इंक्रीज देयर पॉजिटिव चार्ज और वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंस दिस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स are observed only in the transition elements, that is why the example of this type of defect is always any transition element. क्लियर बच्चों? बाकी इसमें ज्यादा आपको सिर नहीं पटकना है, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। आप में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये क्या है और फ्यूचर में अगर है तो कहाँ है। क्लियर बच्चे? चलिए इसका सेकंड केस ध्यान दो। अगर मैं बाय रिमूवल ऑफ कैटायन को फर्स्ट क्राइटेरिया ले रहा हूं तो बच्चों सेकंड कंडीशन क्या होगी? आप बोलोगे कि यार मुझे मेटल एक्सेस करना है। पहला तरीका था कि मैंने कैटायन को मूव आउट करा दिया। अब क्रिस्टल में पॉजिटिव डिफिशियंसी कराना है, अगर मेटल डिफिशियंसी कराना है तो अब मैं कहीं बाहर से कोई एनायन लेके आ जाऊं, तो उसका पहले मेटल एक्सेस का अपोजिट सोचना है आपको। यानी इसमें
जो सेकंड केस होगा वो क्या होगा, बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनायन, किसी एनायन को बाहर से क्रिस्टल में एंटर कराना। तो चलिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ये भी बढ़िया डिबेट का मैटर है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बोले यार इसमें क्या होगा, बोले इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट any anion present in the external source enter in the unit cell, ये तो फिनोमेना है, जब क्रिस्टल के अंदर वो इंटर करेगा तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है बच्चे? अच्छा ये तो ठीक हुई, ऐसा होगा, कोई एनायन आएगा क्रिस्टल के अंदर स्टैब्लिश हो जाएगा, फिट हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा, वॉइड पे पैक हो जाएगा। अब आप इसमें ध्यान से दो बातें सुनिएगा। पहली बात, इट इज अ हाइपोथेटिकल डिफेक्ट एंड देयर इज नो एनी नोन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। ये एक काल्पनिक डिफेक्ट है और इसका कोई भी एग्जाम्पल नहीं होता है। दिस इज द इंफॉर्मेशन। क्यों नहीं होता, ये ज्ञान है, सुनिए। अगर आप पहली लॉजिक फॉलो करते हैं कि एनायन का साइज बड़ा होता है कैटायन से, जनरल प्रैक्टिस में एनायन का साइज कैटायन से बड़ा होता है। क्लियर है? अगर बाहर से कोई एनायन आप क्रिस्टल यूनिट सेल में ला रहे हो तो वो कहाँ फिट होगा बच्चों, तो वो फिट होगा कैटायंस के द्वारा बनाई गई वॉइड्स के अंदर। क्लियर? अब आप ये समझिए कि जब कैटायन छोटा है तो उससे बनी हुई वॉइड तो उससे भी छोटी होगी, क्योंकि वॉइड तो छोटी होती है एस्पेयर से। तो छोटे कैटायन की छोटी सी वॉइड में इतना बड़ा एनायन फिट कहां से होगा? बोले इम्पॉसिबल, नहीं फिट होगा। साइंटिफिकली इसको कैसे बोलेंगे? दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज हाइपोथेटिकल एंड देयर इज नो एनी नोन एग्जांपल because since the size of anion is always relatively larger than the cation, therefore the voids formed by the small cation, which are relatively very small, in which the anion of large size cannot be accommodated. That is why this effect is always considered as a hypothetical defect. चलिए ये तो कंसेप्ट है। बोले क्या इसका कोई एग्जाम्पल होगा? बोले हाँ, अगर इसका एग्जाम्पल हो तो कौन होगा? बोले यार इसका एग्जाम्पल अगर होगा तो कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो मायावी नेचर का हो। मायावी यानी जो अपना साइज घटा बढ़ा सकता हो। साइज को छोटा बड़ा वही कर पाएगा जो वेरिएबल बैलेंसी या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। कौन? ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी if in future this effect will observe, then the example must be any transition element. तो अगर इस डिफेक्ट को हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसका एग्जाम्पल हमेशा ट्रांजिशन एलिमेंट ही होंगे। तो ये से बहुत क्वेश्चन तो नहीं आए हैं पिछले 22-23 सालों में, मैं देख रहा हूँ इनसे क्वेश्चन नहीं आए। एफ सेंटर से क्वेश्चन बनते हैं और जिंक ऑक्साइड के कलर नेचर के कारण क्वेश्चन बने हैं। ये एक आपके लिए डिबेट मटेरियल है कि हाँ आप इनको जानते हैं तो आप इनके बारे में बातें कर सकते हैं। बाकी इसमें ऐसा कुछ भी ग्लोरियस नहीं है जो आपको एम्पावर कर पाए और आपको नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा पाए। ओके, क्वेश्चनिंग तो इससे बहुत कम होती है। चलिए अब हम मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी में अपने आप को परफेक्ट समझ पा रहे हैं। अब आया तीसरा डिफेक्ट बच्चों। तीसरा डिफेक्ट जो मैंने प्रीवियस वीडियो में चर्चा किया था वो कौन सा था? बोले वो तो हम बोल रहे थे कि कुछ डोपिंग वोपिंग कर देते हैं, बाहर से कुछ मिलाते हैं तो उसके कारण होता है। बोले क्या होता है? बोले उसको हम एक नाम देते हैं और वो नाम है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। थर्ड वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इससे भी अच्छे क्वेश्चन बने हैं बच्चों। अब आप इसको समझिए। आप शब्दों को सुन के इतना तो समझ पा रहे हैं कि इस तरह के डिफेक्ट में कोई एक सॉलिड क्रिस्टल होगा और उसमें बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल मिलाया जाएगा। फॉरेन मटेरियल मिलाने का क्या मोटिव होगा? स्वाभाविक है, उस पर्टिकुलर सॉलिड की कंडक्टिंग बिहेवियर को बढ़ाना होगा,
उसके डाइलेक्ट्रिक नेचर को बढ़ाना होगा, उसकी यूटिलिटी बढ़ाना होगा, जनरल यूजेस बढ़ाने होंगे, यही पर्पस होगा। तो इम्प्योरिटी यानी गंदगी नहीं बच्चे, इम्प्योरिटी यानी फॉरेन मटेरियल जो कि हम क्रिस्टल के अंदर ऐड करेंगे। अब ये ऐड क्या होता है, बोले इसको साइंटिफिक बोलो डोपिंग करेंगे। डोपिंग, बाहर से फॉरेन मटेरियल हम क्रिस्टल के अंदर डोपिंग कर देंगे तो क्रिस्टल कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाएगा। एबनॉर्मल यानी वो नहीं, वो आप जो समझते हो, एबनॉर्मल यानी जो नॉर्मली यूजलेस था अब वो एबनॉर्मल यानी कुछ यूजफुल हो गया है, तो वो कैरेक्टर दिखाएगा, तो हम बोलेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। वैसे तो हजारों तरह के इम्प्योरिटी डिफेक्ट पॉसिबल हैं जो आजकल कमर्शियली यूजफुल हैं, बट आपके सिलेबस में, एनसीईआरटी में, कॉम्पिटिशन्स में केवल एक ही एग्जाम्पल को डिस्कस किया है और आप उसी पे अपने आप को कंसंट्रेट करिएगा। तो उस चीज को आप ध्यान से देखिए क्योंकि इसके न्यूमेरिकल भी है। अगर मैं कहूं कि NaCl का जो क्रिस्टल होता है बच्चे, उस क्रिस्टल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को बढ़ाने के लिए या उसके डाइलेक्ट्रिक नेचर को बढ़ाने के लिए हम बाहर से एक एक्स्ट्रा फॉरेन मटेरियल मिलाते हैं, विच वन इज स्ट्रोंशियम क्लोराइड, और उसमें स्ट्रोंशियम कैटायन हमको मिलता है। स्ट्रोंशियम क्लोराइड से स्ट्रोंशियम कैटायन, ध्यान से सुनिएगा। जब ये स्ट्रोंशियम कैटायन क्रिस्टल यूनिट सेल में मिलाया जाएगा तब आपको मालूम है ये Na+Cl-, Na+Cl-, इस तरह से NaCl का एक अल्टरनेट अरेंजमेंट आप दिखा दोगे कि हाँ भाई ये क्रिस्टल है और क्रिस्टल में आयंस अरेंज है। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज को आप डोप करोगे, निकालोगे, मिलाओगे तो सबसे बड़ा फंडा है उसका न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए, उसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होना चाहिए। तो ये जब एक Sr2+ आना चाहता है तो इसके लिए जगह खाली करनी पड़ेगी ना बेटा। तो बोले यार चलो क्रिस्टल के अंदर का कोई एक कैटायन अपनी साइड को छोड़कर क्रिस्टल से लीव आउट हो गया, उसने एक वैकेंसी क्रिएट कर दी, किसके लिए? स्ट्रोंशियम कैटायन के लिए। चलिए स्ट्रोंशियम कैटायन इज द गेस्ट, ये होस्ट ने भाई सेक्रीफाइस कर दिया, ये गेस्ट आया और बोला ठीक है मेरे लिए तो जगह बन गई, ये Sr2+ आके इसमें फिट हो गया। अब क्या होगा? बोले यार ये सब तो अच्छी बात है लेकिन एक गड़बड़ हो गई। बोले क्या? बोले आपने एक Na निकाला, ठीक है, एक Sr2+ एंटर किया, यहां तक तो ठीक है, लेकिन आपने पॉजिटिव चार्ज पे ध्यान नहीं दिया। एक पॉजिटिव चार्ज निकाला है और 2 पॉजिटिव चार्ज एंटर करा दिया है, यानी बस गड़बड़ यहीं पे हो गई। यानी न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल नॉट रिमेन्स कांस्टेंट और अनचेंज्ड। तब बोले अब कुछ करो जिससे कि उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन हो। बोले क्या करेगा? बोले पॉजिटिव बढ़ा है ना तो पॉजिटिव घटाओ। बोले कैसे? बोले एक Na और भगा दो, एक Na और भगा दिया, अब मजा आ गया। बोले अब क्या हुआ? बोले यार देखो तुमने क्या किया, 2 पॉजिटिव चार्ज को इंटर कराया और 2 पॉजिटिव चार्ज को रिलीज कराया। हाँ, नंबर ऑफ आयन 1 इंटर कराया बट नंबर ऑफ आयन 2 निकाला, यानी एक वैकेंसी परमानेंट हो गई। इसका मतलब विथ इंक्रीज ऑफ ईच स्ट्रोंशियम कैटायन इन NaCl क्रिस्टल, one vacancy always form, यानी हमेशा जितने स्ट्रोंशियम कैटायन मिलाओगे उसके दुगने Na+ आयन निकलेंगे और आफ्टर डिफेक्ट स्ट्रोंशियम कैटायन के बराबर ही वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं इसमें 100 स्ट्रोंशियम कैटायन मिलाऊंगा तो 200 Na+ आयन निकल जाएंगे और 100 स्ट्रोंशियम आयन 100 ही वॉइड पे फिट होगा, लेकिन वॉइड मेरे पास 200 हो जाएंगी तो 100 खाली रहेंगी। यानी आपको दिमाग में अब क्या बात रखनी है, बहुत सीरियसली सुनिएगा कि इन द इम्प्योरिटी डिफेक्ट ऑफ NaCl when the strontium chloride is doped in the crystal structure of NaCl, then with
increase of each strontium cation which contain 2 unit charge, the 2 Na plus ion of the crystal structure leave their side and move away from the crystal to maintain the neutrality. Since the strontium cation arrange only in one point and one remain vacant throughout, therefore during the defect, with increase of each strontium cation, the one vacancy of Na plus ion continuously formed. With increase of each strontium cation, one vacancy is created. ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये कहलाता है डोपिंग में जो आपके सिलेबस में डिस्क्राइब है। वैसे तो हजारों तरह के केसेस होते हैं, एन टाइप, पी टाइप, सेमीकंडक्टर में तो बहुत अलग अलग कंडीशन आएंगी, लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन बेस्ड रखा गया है, इसी से आपको क्वेश्चन बनते हैं। यानी आपके दिमाग में एकदम साफ बात क्लियर होनी चाहिए क्या कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस इन इम्प्योरिटी डिफेक्ट when strontium cation is added in the structure of Na plus ion, then with each number of strontium cation, one vacancy is created in the structure of Na plus unit cell. ये दिमाग होना चाहिए, यानी जितना डोपिंग किया गया उतनी ही वैकेंसी क्रिएट हुई। 100 स्ट्रोंशियम 100 वैकेंसी, 1000 स्ट्रोंशियम 1000 वैकेंसी, 1 एवोगैड्रो स्ट्रोंशियम 1 एवोगैड्रो वैकेंसी। इससे न्यूमेरिकल बनते बच्चों। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि एक क्वेश्चन मैं आपको दूं तो क्या आप इस पे दिमाग लगा सकते हो? वो क्वेश्चन आपकी बुक में भी है। मैंने कहा ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन और आप कोशिश करिए 30 सेकंड वीडियो रोक के कि आप उसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। 1 मिनट देखिए। क्वेश्चन है, इफ इन द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, if in the structure of NaCl 10 to power minus 3%, 10 to power minus 3% strontium cation is doped, are doped. If in the structure of NaCl the concentration of strontium cation is 10 to power minus 3 mole percent, लिख देता हूँ 10 to power minus 3 mole percent, then calculate the number of cation vacancy. ये क्वेश्चन है क्या कि if in the structure of NaCl 10 to power minus 3 mole percent strontium cations are doped, then calculate the number of cation vacancy. समझ गए आप कि अगर स्ट्रोंशियम NaCl के स्ट्रक्चर में 10 to power minus 3 मोल परसेंट स्ट्रोंशियम कैटायन मिलाया गया है तो आप मुझे ये बता दो कि कितनी कैटायन वैकेंसी है, उनका नंबर क्या है। कोशिश करिए, आप कोशिश करेंगे तो ये आपसे बनेगा। तो कर पाया? देखिए कैसे करना है। मैंने क्वेश्चन ये दिया था कि इफ NaCl कंसंट्रेशन ऑफ या डोप्ड कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रोंशियम कैटायन इज 10 to power minus 3 मोल परसेंट। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? इसका मतलब है 10 to power minus 3 upon 100 मोल। परसेंट में दिया 100 डिवाइड कर लो। इसका क्या मतलब होता है? 10 to power minus 5 मोल। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द डोपिंग 10 to power minus 5 moles of strontium cations are added. दूसरा जो हमारा कंसेप्ट वो असली चीज है जो मैंने सिखाया, क्या कि नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम कैटायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी। जितने स्ट्रोंशियम आयन मिलाए जाते हैं उतनी ही कैटायन वैकेंसी होती है। अगर मुझे मोल मालूम है तो क्या मैं नंबर नहीं निकाल पाऊंगा? बहुत सरल। कैसे? बोले यार, अगर मोल मालूम है तो नंबर ऑफ Sr2 प्लस या फिर नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी, जो आपको पसंद हो लिख सकते हो। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है तो हम इसी पे ध्यान दें, अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो बोले यार नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी कितनी आएंगी? बोलेंगे 10 to power minus 5 into 6.02 10 to power
23 इज इक्वल टू बोले 6.02 10 टू पावर 18 आर द कैटायन वैकेंसी। यानी इस क्रिस्टल के अंदर जब मैं 10 टू पावर -3 मोल % स्ट्रोंशियम कैटायन मिलाऊंगा, इसका मतलब हुआ मैंने 6.02 10 टू पावर 18 स्ट्रोंशियम कैटायन मिलाए। जितने ही स्ट्रोंशियम कैटायन डोपिंग में मिलाए जाते हैं उतनी ही वॉइड क्रिएट होती है, वैकेंसी क्रिएट होती है। तो ये बस ये कंसेप्ट मेन है कि जितना मिलाया उतनी ही वैकेंसी क्रिएट हुई। बाकी तो फिर मूल कंसेप्ट है जिसको आप बहुत इजीली फॉलो करते हो और आप उसके न्यूमेरिकल कर पाते हो। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। अब अगर ये आप सीख सकते हैं तो कुछ क्वेश्चन आप देखोगे एनसीईआरटी में, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सॉलिड में परसेंट कंपोजिशन निकालने को आया है कि डोपिंग कर दी है और डोपिंग करने के बाद परसेंट कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो आपको सीखना है। ध्यान से एक क्वेश्चन पे अगर आपने बहुत ज्यादा कंसंट्रेट अपने आप को किया तो आप 100 क्वेश्चन कर लोगे। एक नहीं बना तो फिर वो भी नहीं बनेगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं बोलूं आपसे कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है कि इन द फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड ऑफ आयरन इज Fe0.93 Fe0.93O1.00 ऐसा लिखा हुआ है। वो साइड इसको कहते हैं कि एक सॉलिड है आयरन का जिसका फार्मूला Fe बेस में 0.93 और O 1.00 है। इसका मतलब ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, रेशनल नहीं है। इट इज डोप्ड विथ Fe3+ आयन, इसमें Fe3+ आयन की डोपिंग करा दी है। देन कैलकुलेट द परसेंट कंपोजिशन ऑफ बोथ द आयंस ऑफ आयरन प्रेजेंट इन द सॉलिड। या फिर आपसे बोलेगा कि भाई इसमें Fe3+ की डोपिंग करा दी है तो Fe3+ का मुझे आप कंसंट्रेशन बता दो, यानी उसका परसेंट कंपोजिशन बता दो या उसका फ्रैक्शन बता दो। फ्रैक्शन जब आएगा तो 100 मल्टीप्लाई नहीं करोगे और परसेंट में आएगा तो 100 मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है वो ध्यान देना है। हमारे पास ये फार्मूला दे दिया हमको कि Fe0.93 O 1.00 एक फार्मूला है किसी सॉलिड का जिसमें Fe3+ को डोपिंग की गई है। तो माने यार इसमें जनरल फार्मूला बोले ऑक्सीजन O2- होता है, तो इसका मतलब ये फेरस आयन होना चाहिए था Fe2+, लेकिन ये फेरस आयन में 1 नहीं है, रेशियो 1:1 नहीं है, यानी 0.93 फेरस है। इसका मतलब जो रेस्ट ऑफ हिस्सा है वो फेरिक आयन भी इसमें मिला हुआ है। कितना फेरिक आयन? लेट, ध्यान दीजिएगा, मैं ये एज्यूम करता हूं, लेट X% इज द कंसेंट्रेशन ऑफ Fe3+ आयन। मैं ये मान लेता हूं कि Fe3+ आयन का कंसेंट्रेशन X%। अब ये कंसेंट्रेशन X% है का मतलब क्या हो सकता है? इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe3+ इज इक्वल टू X। चॉइस इज योर, आप चाहे ये एज्यूम करके चलो चाहे ये एज्यूम करके चलो कि नंबर ऑफ एटम ऑफ Fe3+ इतना है। तो मेरे पास तो कुल इतने एटम्स हैं आयरन के, तो फेरस कितना हुआ? तो बोले यार नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe2+ कितना होगा? बोले जितना है उसमें फेरिक को निकाल दो, 0.93x ये टोटल फेरस आएगा। बोले यार इसका मतलब इस सॉलिड में फेरस फेरिक दोनों है। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपने अभी डिफेक्ट सीखे हैं और डिफेक्ट में ये सीखा है कि कुछ भी कर दो, नंबर कुछ भी हो जाए, बट द कंपाउंड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थ्रू आउट। यानी नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड के नंबर भले ही कुछ दिख रहे हों लेकिन उसका चार्ज इक्वल होगा, कैटायन इज इक्वल टू एनायन। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आप बोलोगे कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ
नेगेटिव चार्ज एटम। तो पॉजिटिव चार्ज कितने बच्चे बोलोगे? पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन का चार्ज कितना है Fe2 माइनस, तो आयरन का चार्ज कितना होगा Fe2 प्लस। लेकिन इस आयरन में 2 आयरन है, डोपिंग वाला भी तो है, अब वो है कौन? फेरिक, यानी इसमें Fe3 प्लस भी है। तो आप बोलोगे कि 2 यानी +2 चार्ज किसका? 0.93 माइनस एक्स का यानी फेरस का, प्लस 3 फेरिक का चार्ज x इज इक्वल टू 2, ये पॉजिटिव वाले चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव वाले चार्ज। तो इसमें क्या क्या है? चार्ज इनटू नंबर ऑफ एटम प्लस चार्ज इनटू नंबर ऑफ एटम, और उसके नंबर ऑफ एटम तो 1 है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये जाएगा कितना? 1.86 माइनस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको नंबर मिलेगा क्या? 0.14। ये x की वैल्यू मिल गई आपको 0.14। यहां तक आपको बहुत ध्यान देना है। अगर अब आपको ये बनने लगा, इतने पे आप परफेक्ट हो, तो आप परसेंट कंपोजिशन, इसको आप देख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। परसेंट कंपोजिशन निकालने की बात आई तो आप बोलोगे कि x इज इक्वल टू अगर 0.14 है फेरिक के लिए, तो Fe2 प्लस का कितना होगा? बोलोगे 0.93 माइनस x यानी 0.93 माइनस 0.14 इज इक्वल टू 0.79। और इसका परसेंट कंसंट्रेशन कितना होगा? तो इसके एटम 0.14 यानी नंबर ऑफ Fe2 प्लस एटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स। बोले यार इसके एटम कितने हैं? 0.14 और टोटल कितने थे? 0.93 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा 8.5%, यानी 8.5%। सॉरी नहीं, ये आएगा 15%। ठीक है, तो 15% आया फेरिक आया। तो बोले फेरस कितना होगा? बोले फेरस का कंसेंट्रेशन 0.79 अपॉन 0.93 इंटू 100। इसको सॉल्व करूंगा तो ये 85%। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, थोड़ा देखने में कठिन लगते हैं, इसमें लॉजिक सिर्फ ये डेवलप करनी है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव में जो डोप्ड है उसको आपको ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस में लाना होता है, क्योंकि ये कंसेप्ट भले आपका क्लियर हो, लेकिन आपको क्वेश्चन करते समय थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ता है कि हाँ मैंने ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है कि नहीं की है। क्लियर बच्चों? आप कर पाओगे। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो अगर मैं कहूँ कि एक सेम क्वेश्चन आपको मैं और एक एनसीईआरटी का दूं, और मैं बोलूँ कि एक सॉलिड है जिसका फार्मूला M0.96 O 1.00 है। एक सिंपल सा सेम क्वेश्चन दिया है कि एक सॉलिड है जिसका फार्मूला M0.96 O 1.00 है, इन विच M3 प्लस आयन, इसमें M3 प्लस आयन की डोपिंग की है। M3 प्लस आयन इज डोप्ड। Then calculate the concentration or calculate the percent composition of M2 plus and M3 plus ion। ये क्वेश्चन है, आप इसी फार्मूले इस तरीके को मैंने जो आपको सिखाया इसमें यही वैल्यू पुट करिए, कॉपी पेस्ट करने का न्यूमेरिकल वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए, और आप 1 मिनट लीजिए और इसको सॉल्व करके कोशिश करिए कि आप आंसर ला पाते हैं कि नहीं। कि a solid having a formula, a solid has a formula M0.96 O 1.00 is doped by M3 plus ion. Then calculate the percent composition of M2 plus and M3 plus ion in the solid structure। आप कोशिश करिए और इसके आंसर को लाइए, 1 मिनट आप टाइम लीजिए और आप इसके तो कर पाएंगे आप। क्वेश्चन है कि एक सॉलिड है जिसका फार्मूला M0.96 O 1.00 है, जिसमें M3 प्लस आयन की डोपिंग की है,
तो आप M2 प्लस और M3 प्लस का कंपोजिशन बताइए परसेंट। वही सेम कॉपी करोगे आप कि लेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ M3 प्लस X है, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ M2 प्लस 0.96 X 0.96 माइनस X हो जाएगा। फिर लॉजिक वही कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो पॉजिटिव एटम्स इज इक्वल टू नेगेटिव एटम्स। बस ये लॉजिक आपको ध्यान देना है। पॉजिटिव में हमारे पास दो एटम है 3 प्लस एंड 2 प्लस आयंस के लिए, तो आप बोलोगे 3 प्लस और 2 प्लस, तो 2 प्लस वाले हैं 0.96 माइनस एक्स और 3 प्लस वाले कितने हैं बच्चे x इज इक्वल टू 2 माइनस वाले कितने हैं, बोले वो तो 1 है, तो 1 है का मतलब 2 इंटू 1 है 2 इसका, आपको चार्ज वैल्यू निकालना तो हो जाएगा कितना 1.92 माइनस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो 0.08 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 0.08 आ जाएगी तो आप बोलोगे परसेंट कंपोजिशन ऑफ M3 प्लस, तो M3 प्लस के नंबर 0.08 अपॉन टोटल नंबर 0.96 इंटू 100। जब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो ये 8.33% आ जाएगा। दूसरा, जब ये 8.33% आ जाएगा तो चाहे आप सॉल्व कर लो और चाहे आप डायरेक्ट निकाल दो कि M2 प्लस का कंसेंट्रेशन बोले 100 माइनस 8.33, तो आप सीधे सॉल्व कर लोगे और आप बोल दोगे 91.67 इज द परसेंट कंपोजिशन ऑफ M2 प्लस आयन। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो और इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों सॉलिड स्टेट में ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डरावने माने जाते हैं बच्चों, लोगों को लगता है बन नहीं पाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस में लाइए ऐसे क्वेश्चन और बहुत इजीली आपसे बनेगा, और कोशिश करिए इनको सीखने की, 2 बार 3 बार आप सॉल्व करेंगे तो आपसे बनेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।